नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कोल्हान प्रवास का सोमवार को समापन हो गया। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश शुक्रवार से ही कोल्हान प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर ग्रामीण एवं शहरी के भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं जनसंघ काल के नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद उनका यह पहला कोल्हान प्रवास कार्यक्रम था। विधानसभा चुनाव 2019 में कोल्हान की सभी 14 सीटें गंवाने के बाद भाजपा के लिए कभी उर्वरा रही कोल्हान की धरती पर पार्टी की पकड़ फिर से मजबूत करने एवं कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने वे कोल्हान प्रवास पर पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने पार्टी को कोल्हान में फिर से नई ऊर्जा के साथ खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा, कुछ कमियां रह गई जिसे दूर कर लिया गया है। पार्टी फिर से कोल्हान की सभी सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में सफल होगी। हार तो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि इन लोगों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखाने का काम किया, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आदिवासी समाज में घुस करके ऐसे कई चीजों की गलत भ्रांतियां पैदा की, लेकिन हम चीजों को ठीक करेंगे। इसीलिए तो हम सब लोग मिलकर ठीक करेंगे। ऐसा अच्छा करेंगे। कोई प्रवृत्ति सरकार से निकलती है। आज जनता से पूछ लीजिए आप, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि आप गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान के जाके पूछिए, आज वो कहेंगे इससे अच्छी बीजेपी की सरकार। वहीं पार्टी में गुटबाजी से उन्होंने साफ इनकार किया। सरयू राय फैक्टर के सवाल पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हर मोर्चे पर विफल बताया। देखते जाइए, सरकार जनता गिराएगी। जनता सरना के सबसे नजदीक भारतीय जनता पार्टी है। सरना को वोट की बैंक भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। सरना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में भी है। हम सब लोग मिलकर के सनातन समाज और संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। जीएसटी जितना संग्रह हो रहा है वो स्टेट का भी उसमें शेयर होता है। आप सब कोई जानते हैं कि कोरोना का कालखंड में जीएसटी का संग्रह टाइम टू टाइम नहीं हो पाया। ये सब कोई जानता है। जो संग्रह होगा उसी से शेयर मिलता है, सब कोई जानता है। जीएसटी का जो है वो पैसा आपको हम बताते हैं। किसी हम दीपक प्रकाश को या किसी को गाड़ी खरीदना होता है, कर्ज लेना पड़ता है कि नहीं? कौन आदमी बताइए जो कर्ज लेकर, कौन वर्ल्ड बैंक से कौन देश कर्ज नहीं लेती है? कौन बैंक से कौन उद्यमी कर्ज नहीं लेता? कौन बैंक से? आप साधारण हमको गाड़ी खरीदना होगा तो मेरे पास 10 लाख है, हमको 14 लाख की गाड़ी तो 4 लाख रुपया लेना पड़ता है। उसी प्रकार से किसी को डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। ये दुनिया के अमेरिका भी लेता है वर्ल्ड बैंक से, रशिया भी लेता है, इंग्लैंड भी लेता है, भारत भी लेता है। तो भारत की सरकार ने कहा है कि जब तक आप जीएसटी का मामला नहीं होता है तो आप कर्ज ले लीजिए, बाद में बैठ करके हम लोग बैठ करके चीजों को ठीक करेंगे। 28 राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया। झारखंड एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य जो राज्य को आगे, इस राज्य को विकास की गति की तेज करने की कोई भी मन में उनकी इच्छा शक्ति नहीं। कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। बिना कर्ज लिए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अपना पैसा, जीएसटी का पैसा भी कोरोना का कालखंड था, आया, रेवेन्यू आएगा तो मिलेगा। कहाँ कर रहा है कि नहीं देंगे? किसी ने कहा है कि नहीं देंगे? कालखंड होता है कोरोना का कालखंड में आप पूरा भारतवर्ष नहीं बल्कि दुनिया आज, और आपको इस बात का और उदाहरण देते हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज खराब है, लेकिन भारत भी आज हम कह सकते हैं कि जीडीपी में माइनस में चला गया। लेकिन मैं आपको एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट का की ओर इशारा करना चाहता हूं। उस IMF के में कहा कि 2025 में मोदी जी के कारण चीन से भी अच्छी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है। अब कांग्रेस और ये जेएमएम क्या जानेंगे इन चीजों को, जिसमें दोनों हाथों से खनिज संपदा को लुटवाए? कांग्रेस क्या जानेगा पनडुब्बी में घोटाला किया? क्या जानेगा कि तोप खरीदने में घोटाला किया, हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया? उसको क्या मालूम है? पीपीई किट घोटाले उजागर होने से लेकर बालू और आयरन ओर के खेल में राज्य सरकार को संलिप्त बताते हुए सड़क से सदन तक विरोध किए जाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि 1 साल के कार्यकाल के वर्तमान में 1300 आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और सरकार चुप बैठी है। मैं कहना चाहता हूँ 1300 महिलाओं के दुष्कर्म के मामले आए हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आदिवासी महिलाओं के साथ
अन्य महिलाओं के साथ 1300 महिलाओं के साथ आज दुष्कर्म हुए और दुष्कर्म के बाद उनके विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है बहुत ही शर्मनाक आया है। कहते हैं कि कोरोना के कालखंड के कारण इस प्रकार की बलात्कार की घटना घटी। ये मानवीय और मानवीय समाज के लिए ये बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर लाने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार प्रवासी मजदूरों के पुनः पलायन रोक पाने में असफल रही। कॉपर माइंस के ऐसे कई माइंस पड़े हुए हैं जिसके चलते बंद पड़े हुए हैं, जिससे रोजगार के सृजन बंद हो गए हैं, बेरोजगारी की स्थिति वहां पैदा हो गई है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण कि राज्य की सरकार लीज देने में आनाकानी कर रही है, जबकि भारत की सरकार का उपक्रम है, वहां पर लोगों का रोजगार है। इस पूरे जिले के पड़ोसी जिले के वो अर्थव्यवस्था पर उस पर उनका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी सरकार और सरकार के मुखिया को गंभीरता नहीं है राज्य के विकास को। आप सबको जानते हैं कि प्रवासी मजदूर को कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपके बगल का जो क्षेत्र है वो खनिज संपदा से पूरा झारखंड परिपूर्ण है और आयरन ओर के मामले में मैं सीधा राज्य सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जो खनिज संपदा में आयरन ओर का एक बहुत बड़ा मामला कुछ दिनों के बाद इस राज्य की जनता को देखने का मामला था, जबकि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक प्रस्ताव दिया भारत सरकार में कि वहां पर जो फाइन्स है, फाइन्स का जो यूज होगा, फाइन्स का जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को उसका लाभ मिलेगा उसका। और जहां पर दूसरी तरफ इस आयरन ओर से जो यहाँ पर फाइन्स है उससे पॉल्यूशन का जो खतरे हैं, चाहे एयर पॉल्यूशन हो चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, उससे बचने के लिए भी राज्य की केंद्र की सरकार ने और रोजगार के सृजन होंगे उसके लिए भी केंद्र सरकार ने उसको निकालने उसको देने का काम किया। उससे झारखंड की सरकार को 1575 करोड़ रुपए के आय होंगे, 1575 करोड़ रुपए आय होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह किया है, निवेदन में जाके किए हैं कि जो वहां पर जो फाइन्स है उस फाइन्स में पहला अधिकार झारखंड के उद्योगों को मिलना चाहिए, जिसको केंद्र की सरकार ने भी मानने की बात कही है। एक तरफ राज्य के राजस्व का लाभ भारतीय सरकार ने भी। केंद्र सरकार की ओर से जारी बजट भी वर्तमान सरकार खर्च कर पाने में असफल है। पैसा भी राज्य की सरकार खर्च नहीं कर पाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस राज्य को अपने राजस्व बढ़ाने में कोई चिंता नहीं है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आप सबको जानते हैं जो बजट का प्रावधान इस सरकार ने किया था अलग अलग विभागों का, मैं कर सकता हूं आरोप नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कर सकता हूं कि पैसा बजट के जो आधार आवंटित थे उस पैसे को भी ये सरकार खर्च नहीं की। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ट्रेजरी खाली है, सच ये है पैसा इनके पास नहीं, इस प्रकार का आरोप है। केंद्र सरकार के दिए हुए पैसे उनको आज भी खर्च नहीं कर पाते। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए योजनाओं को आज भी ये सरकार जमीन तक उतारने में असफल साबित हो रही है। आपके बगल में कालबुनगढ़ में जो एयरपोर्ट का निर्माण पिछली सरकार करना चाहती, ये 100 करोड़ रुपए उसके लिए प्रावधान अग्रिम दे दिया गया था, उसका भी लाभ ये राज्य की सरकार नहीं उठा पा रही है। वहीं कृषि बिल 2020 को लेकर उन्होंने बताया कि यह बिल किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित होगा। मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को के आय को दोगुना करने के लिए कानून लाए, जिसे कृषि कानून के रूप में सबको जानते हैं। हम सबको जानते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट वो अगर लागू करने में अगर एक दल गंभीर था तो भारतीय जनता पार्टी गंभीर थी, और उसको लागू करते हुए एमएसपी को पहली बार इस देश में लागू करने का जो संकल्प और प्रतिबद्धता दिखाने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। उसी तरह से मंडी में, सिर्फ मंडी में ही
फसल का किसानों के फसल की बिक्री न होते हुए मंडी के अलावा, मंडी में भी कर सकते हैं, मंडी के अलावा अन्य स्थानों पर जहां पर किसानों को अपने फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा वहां पर वो किसान बेच करके अपने आय को बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप सब कोई जानते हैं कि मंडी में 2% से लेकर के 8% तक चुंगी लगता है, टैक्स लगता है। किसान अगर मंडी के अलावा दूसरे जगह पर अपने सामान को बेचेंगे, अपने फसल के चीजों को बेचेंगे, तो ये टैक्स भी उनका बचेगा। तीसरी बात है कि मार्केटिंग करने के लिए उनको ई मार्केटिंग, भारत में कहीं पर वो ई मार्केटिंग के माध्यम से अपने चीजों का मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं और इसके माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उस वक्त क्या था कि आप 50 क्विंटल माल रखिएगा, किसान भी अगर 10 क्विंटल माल रखेगा तो उसके यहाँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का छापा पड़ेगा। देखिए, ये पूरे कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का दुरुपयोग पदाधिकारी करते हैं, आप सब कोई जानते हैं। पूरे भ्रष्टाचार की नींव में सारे अफसर इसी का फायदा उठाते हैं। कालाबाजारी होती है तो कालाबाजारी क्यों होती है? बड़ा व्यापारी करता है, किसान नहीं करता। किसान अगर आज उत्पादन करेगा और अपने घर में रखेगा 100 बोरा तो एसेंशियल कमोडिटी 50 बोरा तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आएगा वो। अब झारखंड के संदर्भ में किसान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के संदर्भ की बात कर रहे हैं। यूपी में किसान अपने भंडार में अगर 50 बोरा रखेगा तो उसके अफसर पहुंचेंगे, पैसा मांगे किसान से, तो क्या वही कानून चले जो अंग्रेजों के जमाने से कानून चल रहा था? इसलिए सरकार ने सोचा इसको व्यापकता रखते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करने चले, रेड टेपिज्म को खत्म करते हुए प्रावधान किया गया। विरोध के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की साजिश बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर ही कृषि बिल 2020 तैयार किया गया है, बावजूद इसके कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोगलापन करार दिया। किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा था हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन जो 2-3 दिन का जो डेवलपमेंट है उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे उनके साथ खड़े थे जा रहे हैं। उन पार्टियों के बारे में मैं संदर्भ करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, माँ बेटा बेटे की कंपनी है, कहीं विरोध नहीं है। एक राज्य को छोड़ दिया जाए तो कल यहाँ का किसान समर्थन में खड़ा, आप यहाँ पर रांची में और झारखंड में देख रहे हैं कौन इसका विरोध कर रहा है? यहाँ तो किसान संगठन ही कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब कुर्ता पजामा खाट टाइट होकर के पहन के सब कांग्रेसी लोग विरोध कर रहा है। एक भी उसमें आप किसान को देखे हैं क्या? एक भी किसान का चेहरा उसमें है क्या? कभी किसान ने क्या? आप बताइए, राहुल जी को किसान और किसानियत जानते हैं क्या? खेत और खलिहान जानते हैं क्या? 22 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित माननीय श्रीमान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य में एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डिलिस्ट कर देंगे ताकि उनके दाम कम किए। अब आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में हम बता देते। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कृषि सुधारों के संदर्भ में बात करते हुए किसी प्रकार के निर्णय लेने का आदेश पारित किया था एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसी शरद पवार ने 20 अगस्त 2010 और नवंबर 2000 के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए पत्र भी लिखा था। हम इन लोग का दोगलापन, दोहरा चरित्र हम आपके सामने रख पाते हैं। और मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने और स्टेट एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए कहा, वो भी कहे। 2010 में लिखी चिट्ठी में शरद पवार जी ने इसी बात पर जोर भी दिया था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास और रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए ये आवश्यक है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा, हर हाल में उनके नेता बाबूलाल मरांडी ही रहेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता में के रूप में बाबूलाल मरांडी जी ने का नाम तय किया, वही हमारे लिए विपक्ष के नेता। उनको उनके नाम की का निर्देश भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हुआ। दूसरी बात, राज्यसभा का जब चुनाव था, जब मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में दीपक प्रकाश को जो उम्मीदवार था उसको वोट दिया। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।